भूषणपुर कहकर एक गांव में बूढ़ा त्रिलोकी अपनी बड़ी बेटी विवेक और छोटी बेटी अनुज के साथ रहा करता था। त्रिलोकी एक बहुत ही मेहनती किसान था। उसने सब्जियों के व्यापार से काफी संपत्ति कमा ली थी और अब उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। विवेक, अनुज, बच्चों, मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकता हूँ। मेरा बुलावा अब चंद दिनों में आने ही वाला है, इसीलिए मेरे जाने के बाद तुम दोनों को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपनी जायदाद का आधा आधा हिस्सा तुम दोनों के नाम करके जाऊंगा। इसीलिए कानूनी कागजों पर दस्तखत कर दो बेटा। बाबूजी, आप ये सब छोड़िए, आप कहीं नहीं जाओगे। आपको और जीना है, हमारे लिए, हमारी खातिर। हाँ बाबूजी, ऐसा मत कहिए। हम आपके बिना कैसे जिएंगे? बचपन में माँ के जाने के बाद आप ही ने हमें संभाला है। आप ही हमारी माँ बने और पिता भी। हमें छोड़कर मत जाइए बाबूजी। नहीं अनुज और विवेक, मुझे जाना होगा। मैं बहुत बीमार हूँ और अभी नहीं तो एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है। इसीलिए मुझे जाने दो बच्चों, मुझे जाने दो। खुशी खुशी अपने बाबूजी को विदा करो तुम दोनों। विवेक, अनुज, तुम दोनों में मैं बांट देता हूँ अपनी जायदाद। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। विवेक भैया और मैं अलग थोड़ी हैं। हम दोनों तो एक दूसरे की जान हैं। इसीलिए आप सारी की सारी जायदाद उन्हीं के नाम कर दीजिए। लेकिन अनुज। नहीं विवेक भैया, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आप मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करोगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर ये जायदाद का बंटवारा क्यों? हाँ, जो आपका है वो सब मेरा ही है ना? हाँ अनुज, तू तो मेरे बच्चे की तरह है मेरे लिए। तुझे मैं अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, वादा करो मुझसे कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। जिंदगी और रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और कभी भी इन नाजुक रिश्तों का धागा टूट सकता है। इसीलिए वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे। विवेक, वादा कर कि तू मेरे जाने के बाद अनुज का पिता बनकर उसे पिता की तरह संभालेगा, जैसे कि तू आज तक संभालते आया है। हाँ बाबूजी, मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं कभी अनुज का साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ बाबूजी, मैं भी वादा करता हूँ आपसे कि मैं भैया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उनके साथ रहूंगा। इस तरह दोनों भाई अपने पिता से वादा करते हैं। कुछ ही दिनों बाद त्रिलोकी का स्वर्गवास हो जाता है और 1 साल तक दोनों भाई साथ ही रहते हैं। फिर 1 साल बाद जब दोनों शादी कर लेते हैं, तभी उनकी बेवियां घर आकर रहने लगती हैं। अनुज की शादी कुसुम से होती है, वहीं विवेक की शादी रेशमा से होती है। दोनों गरीब घर से होती हैं, लेकिन जहां कुसुम दिल की साफ और अच्छी होती है, वहीं रेशमा को विवेक और अनुज की संपत्ति देखकर मन में लालच जाग जाता है। हाय रे, ये मेरे पति के पास तो इतनी सारी संपत्ति है, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा घर, मेरी तो लॉटरी ही लग गई रे। अच्छा हुआ भगवान जी जो मेरी शादी विवेक जी से हुई। अरे रेशमा, क्या बात कर रही हो अकेले में ही? जरा मुझसे भी बात करो। कुछ नहीं जी, वो मैं तो बस अपनी किस्मत का और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा पति और इतना अच्छा ससुराल देने के लिए। हालांकि मेरे सास ससुर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान माँ जी और बाबूजी की आत्मा को शांति दे। हाँ रेशमा, काश माँ और बाबूजी यहाँ होते। बाबूजी के जाने के 1 साल बाद हमारे व्यापार में और तरक्की हुई है और सब कुछ पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। हमारी सब्जियां अभी ना सिर्फ गांव में बल्कि शहर में भी सप्लाई होने लगी हैं। अरे वाह, क्या बात है जी, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। रेशमा, जल्दी से खाना लगा दो ना, बहुत भूख लगी है। विवेक जी, वो कुसुम है ना, वो बना लेगी। तब तक मैं यहाँ आंगन में गोबर लीप देती हूँ। ठीक है। रेशमा अब कुछ काम नहीं करती और मालकिनों की तरह बस कुसुम से काम करवाती रहती है। रेशमा भाभी, घेवर बनाना है और गुजिया भी। मुझसे तो गुजिया खराब हो जाती है, आप मेरी मदद कर दो ना। ओफो कुसुम, तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। तुम एक काम करो, अभी
कर लो जैसे तैसे, बाद में मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और हाँ, मेरे कमरे की सफाई भी कर दो ना, मुझे आराम करना है जाकर। ठीक है भाभी। कुसुम बेचारी अपनी जेठानी का हर हुक्म का पालन करती और कुछ नहीं कहती। एक दिन जब कुसुम की तबीयत खराब होती है तभी, अरे कुसुम, तुमने अपनी लाज शर्म बेच कर खा ली है क्या? अरे अभी तक सोई पड़ी हो यहाँ कुंभकर्ण की तरह। जाओ जाकर खाना बनाओ, वरना विवेक जी और देवर जी दोनों क्या ले जाएंगे आज डब्बे में। रेशमा भाभी, मुझे बहुत तेज की बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज मुझे आराम करने दीजिए ना। आप ही बना दीजिए आज खाना। क्या? उसमें क्या होता है भाभी, रोज तो कुसुम घर का सारा काम करती है, एक दिन अगर आपने कर दिया तो उसमें क्या होता है? आप देख नहीं पा रही हैं क्या कि कुसुम बुखार से बुरी तरह से तप रही है? अभी अभी वैद्य जी के पास से दिखा कर लाया हूँ मैं इसे। देवर जी, मैं आपकी भाभी हूँ तो मुझसे तमीज से पेश आइए। और मैं अपनी देवरानी से बात कर रही हूँ। हम देवरानी जेठानी के बीच में आप मुंह मत घुसाइए अपना। जेठानी दूसरी सास होती है, इसीलिए मैं कुसुम को जो चाहे वो हुक्म दे सकती हूँ। आप कोई नहीं होती है मुझे रोकनी या टोकने वाली। लेकिन भाभी। सही कह रही है रेशमा। अरे कुसुम को क्या हुआ है इतना जो ये बिस्तर पकड़कर बैठ गई? देखो कुसुम और अनुज, अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। रेशमा तुमसे बड़ी है, इसीलिए उसके आदेशों का पालन करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन भाई साहब। अब मुझे इस विषय पर कोई बहस नहीं चाहिए। चलो काम पर लगो। और आज मुझे पुदीना की चटनी भी खानी है और बचे हुए आटे का हलवा भी बना दो। ठीक है भाई साहब। बीमारी की हालत में भी कुसुम को उठकर काम करना पड़ता है। रेशमा और विवेक बहुत निर्दयी हो जाते हैं और वो अनुज और कुसुम के साथ नौकरों की तरह पेश आने लगते हैं। एक दिन, विवेक जी, आपने कहा कि सारी की सारी जायदाद आपके नाम पर है, लेकिन अगर किसी दिन देवर जी ने आपसे जायदाद का हिस्सा मांगा तो क्या करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता रेशमा, क्योंकि अनुज बहुत भोला और बेवकूफ है, उसे इस सब का ज्ञान नहीं है। हम यूं ही ऐश करेंगे और उन दोनों से काम कराएंगे। मैं बाहर व्यापार और खेत में अनुज से और तुम घर में कुसुम से। वो बात तो है जी, लेकिन कभी अगर उन्होंने आपसे जायदाद मांगी तो क्या होगा? सुनिए, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सुझाव है। ऐसी नौबत आए ही ना, इसलिए आप वकील से जाकर ऐसे कागज बनवाइए जिनमें ये लिखा होगा कि देवर जी कभी आपसे जायदाद का हिस्सा नहीं मांग सकते और जायदाद हमेशा आपके नाम पर ही रहेगी। लेकिन रेशमा, इस सब की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है जी, मैं जितना कह रही हूँ आप उतना ही कीजिए। एक बार वो कागज बन गए, उसके बाद आप चालाकी से देवर जी से उन कागजों पर दस्तखत करवा लीजिए। और वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं तो एक नजर भी फेरेंगे नहीं उन कागजों पर। अच्छा ठीक है बाबा, मैं परसों ही वकील के पास जाऊंगा। ये हुई ना बात। रेशमा और विवेक दोनों की बातें अनुज कमरे के बाहर से सुन लेता है और ये सब सुनकर उसे काफी हैरानी होती है, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। विवेक भैया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। ये आपने बहुत गलत किया भैया। आज तक आपसे प्यार करता था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब बंटवारा होकर रहेगा और होकर ही रहेगा, क्योंकि अब मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। आपको आपके ही बुने हुए जाल में फंसाकर अपना हिस्सा लूंगा मैं। परसों विवेक वकील के पास पहुँचे उससे पहले ही अनुज वकील के पास पहुंचकर उसे ढेरों पैसे देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि ये पैसे देकर मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये पैसे रखो और मैं जो कह रहा हूँ वही करो। कल भैया यहाँ तुम्हारे पास आकर ऐसे कागज बनवाने वाले हैं जिसमें ये लिखा रहेगा कि मैं उनसे कभी कोई हिस्सा नहीं मांग पाऊंगा, लेकिन तुम वैसे कागज मत बनाना। उसके बदले में तुम उस कागज में ये लिखना कि जायदाद का आधा हिस्सा अनुज यानी मेरे नाम होगा। क्या विवेक तुम्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अनुज तुम चिंता मत करो और तुम्हें मुझे ये पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं कागज बनाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सही हो और विवेक गलत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब।
वकील वो कागज बनाता है और विवेक उन्हें बिना पढ़े ही अनुज से साइन करवाता है। अनुज, ये कुछ कागजात हैं। एक कंपनी में सब्जियां भेजनी है ना, उसके सप्लाई का कांटेक्ट है। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, बस तू भी कर दे। ठीक है भैया। अनुज उन कागजों पर साइन करता है और अगले दिन वो और कुसुम अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर रेशमा और विवेक भौचक्का रह जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बस विवेक भैया, अब हमें और नहीं रहना यहाँ। आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सारा सच पता चल चुका है। अब जायदाद का बंटवारा हो चुका है और हमें हमारे हिस्से की जायदाद मिल चुकी है, जो आप हमारे नाम कभी नहीं होने देने वाले थे। क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अनुज और कुसुम विवेक और रेशमा को सब कुछ बताते हैं और अनुज की सारी चाल जानकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब अनुज और कुसुम दोनों अलग से रहने लगते हैं और खेती के 2 हिस्से होने पर अनुज भी अलग से व्यापार जारी रखता है।